नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अवर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं और इसी बीच प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। वहीं आपको बता दें कि जांजगीर चांपा जिले में अवैध प्लॉटिंग और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने अपने अभियान चलाकर कार्रवाई की, जिसके बाद भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। जांजगीर चांपा जिले में भूमाफिया धड़ल्ले से अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिससे शासन को हर साल करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। कॉलोनी के नाम पर अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनी के चंगुल में फंसे लोगों की शिकायत के बाद जिला प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है और राजस्व अधिकारी के साथ सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों के अधिकारियों को अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद 100 से ज्यादा अवैध प्लॉटिंग को चिन्हित कर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन के सख्त रवैये के बाद अब भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है और अवैध प्लॉटिंग को किसानों की बाउंड्री दिखाकर अधिकारियों को गुमराह कर कार्रवाई पर रोक लगवाने में जुटे हैं। लेकिन जिला प्रशासन अब इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। जिला प्रशासन के द्वारा जिले में जो है सर्वेक्षण करने के पश्चात लगभग 305 के आसपास अवैध प्लाटिंग चिन्हांकित किए गए हैं और राजस्व अधिकारियों को आदेशित किया गया है और सीएमओ लोगों को नगर पालिका क्षेत्र में आदेशित किया गया है कि जहां भी अवैध प्लाटिंग है उस पर सख्त कार्रवाई किया जाए। इसी के अनुरूप जो है कंटिन्यू विगत 7-8 दिन से जिले में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध कार्रवाई जो चल रही है और वहाँ पर जेसीबी को ले जाकर के उसको प्लेन किया जा रहा है और लगभग 12 प्रकरणों में हम लोगों ने उसमें एफआईआर भी किया हुआ है नगर पालिका क्षेत्रों में। कंटिन्यू उस पर जो है कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। अवैध प्लॉटिंग प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। वहीं भूमाफिया इतने सक्रिय हो चुके हैं कि अधिकारियों को गुमराह कर कार्रवाई पर रोक लगवाने में जुटे हैं, लेकिन जिला प्रशासन भी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हट रहा। ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है और जिसके दूसरे दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ योगाभ्यास किया। देखिए, बता दें कि भारतीय प्रबंधन संस्थान शिविर का आयोजन, तस्वीरें रायपुर से है जहां भारतीय प्रबंधन संस्थान शिविर का आयोजन किया गया और साथ ही बता दें कि दो दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके दूसरे दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ योगाभ्यास किया। तस्वीरें रायपुर से हैं जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने योगाभ्यास किया और साथ ही बता दें कि भारतीय प्रबंधन संस्थान शिविर का आयोजन। अनूठी पहल करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने आईआईएम और देश भर की प्रतिष्ठित संस्थानों में विषय विशेषज्ञों के साथ मंथन किया। रायपुर आईआईएम में आयोजित इस 2 दिवसीय चिंतन शिविर का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। शिविर में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा और साथ ही मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगियों ने भी हिस्सा लिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि गैंग बनाकर दिन दहाड़े मारपीट करने लगे और ऐसी एक घटना सामने आई जहां दर्जन भर से ज्यादा डंडे लेकर दुकान में घुस गए और व्यापारी के साथ मारपीट किए। वहीं इसके बाद दुकान में तोड़फोड़ कर वो फरार हो गए और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश फिलहाल जारी है।
तस्वीरें जांजगीर चांपा की है, जहां व्यवसायी के साथ मारपीट की गई। बदमाशों ने दुकान में घुसकर मारपीट की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और मारपीट की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें जांजगीर चांपा की। बदमाशों ने दुकान में घुसकर मारपीट की और व्यवसायी के साथ मारपीट की और साथ ही पूरी घटना का सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। शारदा चौक में कृष्णा फॉल सीलिंग है, जहां पर कृष्णा फॉल सीलिंग के ऑनर के साथ में मारपीट हुई है। पुरानी मोटरसाइकिल स्टैंड में खड़ी करने के बात को लेकर बातचीत हुई, जिससे उसकी मोटरसाइकिल गुम हो गई थी, उसका कहना था, और फिर वापस मिल गई थी। इसी बात को लेकर के उनकी मारपीट हुई है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तारी की जाएगी जो इस घटना में संलिप्त है। सीसीटीवी फुटेज अभी फुटेज निकालकर चेक किया जाएगा। जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। बाइक सवार दो युवकों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। युवकों ने किसान से 3.25 लाख रुपए की लूट की और साथ ही आंख में मिर्ची पाउडर डालकर चाकू उड़ाकर किसान से लूट की। किसान धमदा स्थित बैंक ऑफ इंडिया से पैसा निकाल कर आ रहा था और तभी पूरा मामला साले खुर्द गांव का बताया जा रहा है और मामले में फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर डीपी विप्र बता दें कि महाविद्यालय के एनसीसी छात्रों ने कॉलेज प्रांगण से गांधी चौक तक जन जागरूकता रैली निकाली। रैली में एनसीसी कैडेट और साथ ही शहरी मितानियों के बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया और साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के समापन उपरांत महाविद्यालय परिसर में एनसीसी विंग अधिकारी द्वारा तंबाकू के किसी भी प्रकार का सेवन न करने के हेतु शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर बीके वैष्णव एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। दुर्ग के गांव में गहरीकरण के नाम पर मुरुम माफिया तालाब को मौत का कुआं बना रहे हैं, जिस पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा और ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। दुर्ग जिले के कुम्हारी में मुरुम के अवैध उत्खनन से बने खाई में बस के गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद दुर्ग जिला प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। प्रशासन की लापरवाही का जीता जागता उदाहरण अब ग्राम पंचायत नदगंजी के तालाब में देखने को मिला। मुरुम के माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए कि माफियाओं ने अपने आर्थिक लाभ के लिए ग्राम नदगंजी के तालाब को मौत के कुएं का रूप देकर ताबड़तोड़ उत्खनन करते नजर आ रहे हैं, जिन्हें ना तालाब भरने के बाद निस्तारी करने आने वाले ग्रामवासियों की चिंता है और न ही खनिज विभाग के अधिकारियों का खौफ है। खनिज विभाग के अधिकारियों के मौन स्वीकृति से माफिया लीज पर तालाब लेकर धड़ल्ले से मुरुम का उत्खनन कर रहे हैं। उत्खनन से तालाब के किनारे ही करीब 25 फीट
गड्ढा करके मुरुम निकालकर बगैर रॉयल्टी पर्ची के ही परिवहन कर रहे हैं, जिससे शासन प्रशासन को रोजाना लाखों रुपए का राजस्व का नुकसान ही हो रहा है। और वहीं स्थानीय रहवासियों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है, जिसकी फिक्र न ग्राम पंचायत के सरपंच को है, न ही जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को है। मीडिया जब जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करने गए तो खनिज अधिकारियों ने फोन उठाना उचित नहीं समझा और वहीं अन्य अधिकारी भी इसकी जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ते नजर आए। आप लोग के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई कि ननकट्टी में मुरुम परिवहन के लिए जो खुदाई हो रही है वो उसको खाई के रूप में कर रहे हैं। खनिज विभाग से हमने संपर्क किया है, उनके द्वारा बताया गया कि वहाँ पे मुरुम परिवहन के लिए परमिशन है, परंतु जिस तरह का खुदाई की जानकारी आप लोग के माध्यम से आई है वह निश्चित तौर पे जांच का विषय है। परिवहनकर्ता या विभाग किसी की भी गलती से अगर कोई गलत खुदाई हो रही होगी तो उसकी जांच कराएंगे और विधि सम्मत कार्रवाई। मुरुम के अवैध उत्खनन से बने खाई में बस गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। मुरुम माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। माफिया तालाब को मौत के कुएं का रूप देकर धड़ल्ले से उत्खनन कर रहे हैं, जिस पर ग्राम वासियों ने भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर चिंता जताई है। अब इस मनमानी पर प्रशासन क्या एक्शन लेगा, इसका ग्राम वासियों को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट। दुर्ग जिले के उतई नगर पंचायत क्षेत्र में शीतला तालाब गहरीकरण और सौंदर्यीकरण को लेकर चल रहा गतिरोध अब समय के लिए थम गया है और साथ ही तालाब की खुदाई को लेकर ग्रामीण महिलाओं का गुस्सा फूटा। महिलाओं ने गुस्सा होकर पंचायत भवन का घेराव किया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उतई नगर पंचायत के शीतला नगर में कुछ दिनों पहले तालाब की खुदाई बंद करने की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के बाद भी काम नहीं रोका गया तो महिलाएं सड़क पर उतर आई और नगर पंचायत के प्रशासनिक भवन का घेराव कर दिया। इतने पर भी जब अधिकारी नहीं माने तो महिलाएं पैदल मार्च करते हुए सीधे तालाब पहुंच गए। महिलाओं ने सीएमओ और अन्य अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। महिलाओं का कहना है कि ना तो पार्षद है ना ही अध्यक्ष है, कोई उनकी बात सुन रहा है। शीतला तालाब की खुदाई खदान के रूप में तब्दील हो गई, जब फंड खत्म होने के कारण नगर पंचायत अध्यक्ष डिकेंद्र हिरवानी और 15 वार्डों के पार्षद ने मिलकर भारतमाला रोड के ठेकेदार को तालाब खोदने की अनुमति दी। मैं गंगा बंजारी हूँ सर, इतना दुख तकलीफ पाने के बाद भी 6-7 महीना से हमारे पास का तालाब सूखा हुआ है, लेकिन उसमें पानी नहीं। हम लोग दुख झेल रहे हैं कि हमारे तालाब साफ सुथरा होंगे कर, लेकिन उसके बावजूद गंदे नाली का पानी आना चालू है और गहराई इतना कर दिया है कि खदान के टाइप का कर दिए है। उनमें बोलते हैं अध्यक्ष की खदान में कोई आदमी का मौत नहीं होता तो यहाँ कैसे होगा, लेकिन हम लोग का यह डर है कि इतना दुख पाने के बावजूद हमको और आगे दुख दिखाई दे रहे। हम लोग को फ्री में मौत का कुआं दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष लोग हम लोग को फ्री में मौत का कुआं दे रहे हैं। अध्यक्ष का नाम क्या है? क्या डिकेंद्र हिरवानी है। डिकेंद्र हिरवानी है अध्यक्ष। न पार्षद लोग आ रहे हैं न मिलते हैं तो क्या बोलता है अध्यक्ष से? अध्यक्ष वही बोलते हैं हम लोग का सामना नहीं होता। 3-4 बार घेराव कर चुके हैं पंचायत में, लेकिन आते ही नहीं सामने में। तालाब गहरीकरण के तौर पर तरीके से अनजान भारतमाला रोड के ठेकेदार ने तालाब को खदान के रूप में दे दिया था और इस खुदाई से भविष्य की दुर्घटनाओं से चिंतित ग्रामीणों ने इसका भरपूर विरोध किया, जिसका नतीजा ये रहा कि अधिकारियों ने ग्रामीणों के अनुसार तालाब को समतल करने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट। का जो गहरीकरण का बहुत ज्यादा प्रस्ताव नहीं था उसमें, और ग्रामीणों का बहुत ज्यादा अपेक्षा था कि एक बार यदि पानी खाली हुआ है लगभग 15-17 साल बाद तो अच्छे से गहरीकरण हो। तो गहरीकरण का हमारे पास कोई फंड नहीं था। इसको फिर भारतमाला वालों से संपर्क किया गया और अध्यक्ष महोदय द्वारा, और फिर को थोड़ा बहुत खुदाई करवाया गया। लेकिन खुदाई करते समय भारतमाला वालों ने जहाँ से उनके हिसाब से जो मटेरियल लेना था वो उन्होंने अपना निकाला, कहीं ज्यादा निकाल लिया, कहीं बिल्कुल नहीं निकाला। इसके कारण कहीं
ज़्यादा गड्ढा दिख रहा है, कहीं थोड़ा, उनको बोल के लगभग बहुत सारी जगह करा भी लिया गया है। थोड़ा बहुत आज भी हम लोग जो महिलाएं आए थे उसको देखे हम लोग, जो उसको है उसको भी आज हम लोग ठीक करा लेंगे। तो अभी जिस प्रकार से विरोध किया गया महिलाओं के द्वारा, तो अभी नेक्स्ट क्या निर्णय लिया गया कि अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि उनसे बुला के जहाँ जहाँ महिलाओं का थोड़ा थोड़ा शिकायत था कि जहाँ उन लोग नहाते हैं वो जगह थोड़ा सा एक लेवल का शक्ल हो जाए, एकदम से जो गड्ढा है वो, तो हम उनको बुला के थोड़ा सा फिलिंग की स्थिति में ला के स्लोप दे देंगे ताकि उनकी समस्याएं खत्म हो जाएगी, फिर बाकी जो काम है वो चलता है। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि ग्रामीणों ने तालाब की खुदाई का विरोध किया। तालाब के गहरीकरण और सौंदर्यीकरण का काम थमने से महिलाओं का गुस्सा फूटा है। ग्रामीण महिलाओं ने इसका विरोध करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर में अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए राज्य नीति आयोग द्वारा विषयवार वर्किंग ग्रुप गठित किए गए हैं और आपको बता दें कि नवा रायपुर स्थित नीति भवन में सामाजिक समावेशन विषय पर गठित कार्य समूह की प्रथम बैठक राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सामाजिक समावेशन पर संबंधित विभागों के अधिकारियों ने विस्तार से चर्चा की और साथ ही सामाजिक समावेशन के लिए प्रमुख लक्ष्य, चुनौतियां और विभागीय विजन के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया गया। वहीं राज्य नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर के सुब्रमण्यम ने राज्य नीति आयोग द्वारा अमृतकाल विजन 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए गठित कार्य समूह के बारे में विस्तार से बताया। छत्तीसगढ़ में आईपीएल की तर्ज पर सीसीपीएल का आयोजन रायपुर में 7 जून को प्रारंभ होने जा रहा है और जो 16 जून 2024 तक चलेगा और इस लीग मैच में छत्तीसगढ़ में 126 खिलाड़ी 6 टीमों के लिए 21-21 की टीम चयनित हुई है। और बता दें कि रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर, बिसंस और राजनांदगांव और साथ ही रायगढ़ लॉयंस के नाम टीम बनाई गई। रायगढ़ लॉयंस की टीम कप्तान शुभम अग्रवाल के नेतृत्व में खेलेगी और वहीं फाइनल मैच विजेता को 15 लाख रुपए और उप विजेता के लिए 11 लाख रुपए के लिए अलावा अन्य कई पुरस्कार भी दिए जाएंगे। मतलब मैं थैंकफुल हूँ सीएससीएस में जो अपॉर्चुनिटी दी है, कैप्टनशिप की भी और रायगढ़ की भागदौड़ मुझे दी है, तो डेफिनेटली बहुत प्राउड मोमेंट है। और अपॉर्चुनिटी की बात करें तो डेफिनेटली जैसे कि सोनी स्पोर्ट्स, सोनी बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसमें लाइव आ रहा है, तो सब प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपना हुनर दिखाने के लिए। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा स्टेज मिल नहीं सकता। तो अगले साल आईपीएल में भी मेगा ऑप्शन होने वाला है, तो डेफिनेटली नए प्लेयर्स और छत्तीसगढ़ से देखने मिलेंगे। नहीं, हमेशा जब आप पहले मैच खेलने जाओ तो उतना ही प्रेशर रहता है, कोई भी मैच हो। तो डेफिनेटली जो भी मैच हो, ये भी मैच वैसा ही मैच है, बस सब मैच में सेम प्रेशर रहता है। तो डेफिनेटली ये भी एक और मजा भी आएगा कि सब अपने लोगों के बीच आपस में भिड़ेंगे, तो फन के साथ भी है और प्रेशर तो डेफिनेटली हर गेम में रहता है। इसमें जैसा कि हमारे पूर्ववर्ती ने बताया, इसमें 150 खिलाड़ियों की लिस्ट बनाई गई है। इसमें 6 टीमों का चयन किया गया है, 21-21 खिलाड़ी करके 126 खिलाड़ियों को इसमें चुना गया है, जिसमें बस्तर बिसंस, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा और रायगढ़ लायंस के नाम से टीमों को चुना गया है। इसमें 6 जून से टीमें वहां पहुंच जाएंगी। 7 जून से 16 जून तक इस सीसीपीएल टूर्नामेंट का आयोजन होगा। इस टूर्नामेंट में 15 लाख रुपए की प्रथम विनर की राशि रखी गई है, जीती के लिए 11 लाख रुपए रखे गए हैं। उसके अलावा अन्य कई पुरस्कार हैं। इसको पूरा आईपीएल की तर्ज पर किया जा रहा है, बहुत ही तामझाम के साथ। मैं मीडिया के साथियों को धन्यवाद देता हूं जिसमें आप सभी का सहयोग मिला। जी, इसमें प्रत्येक दिन आईपीएल की तर्ज पर 2 मैच होंगे। पहला मैच 3 बजे आरंभ होगा, दूसरा मैच 7:30 बजे आरंभ होगा। एक मैच दोपहर को और एक मैच रात को होगा। डे और नाइट दोनों मैच होंगे और ये लीग पद्धति पर हो रहा है। इसमें लास्ट में जो क्वालिफायर और एलिमिनेटर है उस तर्ज पर भी किया जाएगा। अंततः 2 टीमें फाइनल पहुंचेंगी। इसमें इम्पैक्ट प्लेयर का भी प्रावधान रखा गया है। इस प्रकार से मुझे लगता है कि बहुत ही आनंद मिलेगा, मजा आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसे
टीवी पर भी लाइव दिखाया जाएगा दर्शकों के लिए। तो सोनी टीवी पर आप सभी दर्शक जो हैं वो उसके स्पोर्ट्स चैनल पर इसे देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ का बहुत ही बेहतरीन आयोजन है नए खिलाड़ियों को आगे लाने का, और आजकल जो आईपीएल के तर्ज में खिलाड़ियों को खेलने का परफॉर्मेंस करने का जो मौका दिया जा रहा है, उसी की तर्ज में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ इस आयोजन को कर रहा है। और उसमें जितने भी नए प्लेयर हैं और रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं, खासकर जो T20 टेस्ट के प्लेयर हैं, उनको आगे लाने के लिए उनको और बढ़िया बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलने वाले हैं, इसके लिए ये आयोजन है। और हमारे लिए जो सबसे अच्छी बात है कि रायगढ़ जिले को रायगढ़ लायंस के नाम से एक एंट्री मिली हुई है, और उसमें से भी बढ़िया बात है कि हमारे पास शुभम जैसा कैप्टन। ये पूरे सिर्फ छत्तीसगढ़ के प्लेयर हैं। इसमें वो प्लेयर जो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, 23 खेल रहे हैं, 19 खेल रहे हैं, जो अच्छे प्लेयर हैं, उन सबको मौका दिया गया है। लगभग 150 प्लेयरों की लिस्ट बनी है, उसमें से 126 की पहली सूची जारी हो चुकी है। अगर कोई अनफिट होगा तो फिर उनके जगह। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।